Assalamu alaikum dear students, how are you all? I welcome you to the new science video. I hope you will be fine and will be taking care of your family and your family members. In this video I am going to start new chapter, that is chapter 5, chemical reactions. In this chapter we will study about chemical reactions that are taking place in our surrounding, in our that we observe in daily life, और वो रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे जो हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं. ठीक है. केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले, उनके बारे में ठीक है समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जो और जाननी पड़ेंगी, और वो है मैटर के बारे में. ठीक है. मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मादा. मैटर को उर्दू में हम क्या नाम देते हैं? मादा का. हर वो चीज़ जिसका अपना वज़न हो, मैस हो, और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस, ये दोनों कंडीशन वो फुलफ़िल करेगी तो हम उसको मैटर का नाम देंगे. हमारे यहाँ पे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में देखें तो बहुत सारे मैटर हैं. जैसे कि हमारे पास टेबल है, चेयर है, ये पेन है, ये भी मेरे पास क्या है? एक मैटर है. ठीक है. ठीक है. डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. हमारे पास हर वो चीज़ जिसका अपना मैस है और वो ऑक्यूपाई करेगी स्पेस. हमारे पास वाटर है, हमारे पास ठीक है हमारे पास आइस है. ठीक है. ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? मैटर है. मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस. कोई भी हमारे पास मैटर है. अगर हम किसी कंपाउंड की बात कर लें, किसी कंपाउंड की, जैसे कि हमारे पास वाटर है. वाटर हमारे पास क्या है? कंपाउंड है. कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स हैं उसमें होते हैं. तो जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स अपने आप को केमिकली कंबाइन करके कोई नया कंपाउंड बनाती हैं, ठीक है, नया जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उसको हम कंपाउंड का नाम देंगे. हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है वाटर की. तो वाटर क्या है? मैटर. मैटर है. इसका मतलब ये है कि ये 3 स्टेट में पाया जाएगा. ठीक है. जो मोस्टली मैटर हैं वो बिल्कुल सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं. ठीक है. कुछ मैटर हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. हम अगर यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बेस पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आती है वाटर की. वाटर हम कहते हैं कि वाटर वो कंपाउंड है, वो मैटर है जो बेसिकली तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस फॉर्म में भी. अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास जो वाटर है, वाटर लिक्विड की फॉर्म में हम देखते हैं ज़्यादातर. ठीक है. वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. H2O का मतलब ये है कि ये फार्मूला जो वाटर का है ये हमें शो कर रहा है कि एक वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद हैं. वो फार्मूला, कोई भी फार्मूला अगर हम देखें किसी भी कंपाउंड का, तो वो हमें उसमें शो करता है कि उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स के कौन कौन से हैं, और उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद क्या है. ठीक है. अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर में हमें पता चलता है H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है और O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को. H2 का मतलब 2 नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स हैं, और ऑक्सीजन O है, एक ही है. ठीक है. तो इसमें का मतलब ये है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम है. ठीक है. ये तो हमारा हो गया फार्मूला. वाटर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है. फिजिकल स्टेट उसकी क्या होती है? ज़ाहिरी तौर पे वो हमें लिक्विड फॉर्म में नज़र आता है. ठीक है. वाटर को जब हम फ्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो वो जो वाटर फ्रीज़ होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? आइस की फॉर्म में. आइस कौन सी फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म में. ठीक है. और इसी तरह जब हम देखते हैं आइस को जब हम मेल्ट करें, ठीक है, तो वो दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाती है. उसी लिक्विड को जब हम दोबारा, ठीक है, उसको हम हीट करते हैं तो वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, वो गैस फॉर्म में जाना शुरू हो जाता है, यानी वाटर के वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं. इसका मतलब ये है वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है. सॉलिड की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है पानी, और अगर हम गैस की फॉर्म में देखें तो वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब ये है अगर हम इन तीनों स्टेट में देखें तो तीनों स्टेट में फिज़िकल स्टेट सिर्फ वाटर की चेंज होती है. जब वो लिक्विड था, लिक्विड से, ठीक है, गैस फॉर्म में गया, और लिक्विड से कैसे आया? सॉलिड फॉर्म में. ठीक है. आइस की फॉर्म में था, आइस की फॉर्म में था, उसको हमने उसको मेल्ट किया. ठीक है. वो लिक्विड में आ गया. लिक्विड को हमने फर्दर हीट किया तो वो गैस फेज में चला गया. तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 स्टेजेस मैंने बताई हैं, ये स्टेजेस क्या शो कर रही हैं
कि वाटर की फ़िज़िकल स्टेट चेंज हुई है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। फ़िज़िकल का मतलब होता है ज़ाहरी तौर पर वो चेंज हुआ है, उसकी ज़ाहरी जो है वो जो हम कहते हैं स्टेट है, वो हालत वो चेंज हुई है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। लेकिन इन तीनों हालतों में अगर हम देखें, पानी की जो कंपोजिशन है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं हुई। केमिकल प्रॉपर्टी मीन उसका फार्मूला, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की टाइप्स चेंज नहीं हुई। चाहे आइस की फॉर्म में हो, लिक्विड की फॉर्म में हो वाटर, या गैस की फॉर्म में हो, वेपर्स की फॉर्म में हो, तो वाटर का जो फार्मूला है वो हमेशा सेम ही रहता है, H2O। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो भी रेशो है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कोई भी मैटर है वो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसे चेंज और ऐसे चेंज जो प्रोसेस जिसमें से फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मैटर की, हम ऐसे चेंज को फिज़िकल चेंज बोलते हैं, केमिकल चेंज नहीं बोलते। जिसमें से फिज़िकल चेंज हो, जिसमें किसी भी मैटर की फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वो गैस में चेंज हो जाए, ठीक है, और केमिकली वो चेंज ना हो, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद चेंज ना हो, जैसे वो उसका था वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो वैसे ही रहे। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कोई मैटर चेंज हो, ऐसे चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम उसी वाटर के अंदर, ठीक है, अगर उसी वाटर के अंदर, ये हमारे पास वाटर है H2O, इसी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें, वाटर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो वो डीकम्पोज हो जाएगा और वो नए एलिमेंट कंपाउंड्स बनाएगा। और हम कह सकते हैं कि वो जो कम वाटर है वो दोबारा अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है, वाटर जब हमने लिया वो लिक्विड फॉर्म में था, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास की तो वो दो गैसेस में चेंज हो गया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब ये है कि वाटर अब साथ साथ उसने अपनी ना सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज की है, बल्कि उसने अपने आप को डीकम्पोज करके दो नई गैसेस बना दी हैं, दो नए कंपाउंड्स बना दिए। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा चेंज है जिसमें इस मैटर ने, वाटर की हम जिसमें एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर ने ना सिर्फ अपनी फ़िज़िकल स्टेट चेंज की है, बल्कि इसने केमिकली भी अपने आप को चेंज किया है। केमिकली भी दो नई गैसेस बनी हैं, H2 गैस हाइड्रोजन गैस बनी है, O2 गैस ऑक्सीजन गैस बनी है। तो ऐसा चेंज जिसमें मैटर की फ़िज़िकल स्टेट के साथ साथ केमिकली भी वो चेंज हो जाए, तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज का नाम देते हैं। केमिकल का मतलब उसमें मौजूद एलिमेंट्स की कंपोजिशन चेंज हो गई है, नए कंपाउंड बने हैं, नए एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है, और उनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी। जैसे कि अगर हम वाटर में एग्जांपल लें तो वाटर में हाइड्रोजन, ठीक है, दो होते हैं और एक ऑक्सीजन होते हैं। यहाँ पे हमने टू शो यहाँ पे किया है। ये टू शो करता है कि यहाँ पे टू वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। ये टू वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये दो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बनाएंगे और एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, जिसमें फ़िज़िकल चेंज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएं। पहले वाटर था, अब वो चेंज हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ऐसे केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। ऐसा चेंज जिसमें कोई केमिकली रिएक्शन हुआ हो, जिसमें पहले से मौजूद जो भी सब्सटेंस या जो भी कंपाउंड था, वो रिएक्शन के बाद बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस में चेंज हो जाए, तो ऐसे चेंज को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। इट मीन्स केमिकल चेंजेस आर ब्राउट अबाउट बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद ही कोई केमिकल चेंज आता है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, जिसमें केमिकली चेंज आए, केमिकली सब्सटेंसेस न्यू बने। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ केमिकल चेंज अकर इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी केमिकली नया कंपाउंड बने, कोई भी केमिकली
जो है वो पहले से मौजूद जो कंपाउंड है वो नए प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए, नया सब्सटेंस बना दे जो बिल्कुल उससे डिफरेंट हो, पहले से जैसा ना हो, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज कौन कौन सा हो सकता है देखते हैं। A change in a substance during which entirely new substances with different chemical composition and chemical properties are formed is called chemical change. Chemical change basically क्या होता है? नंबर 1, उसमें एक नया कंपाउंड बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगा पहले से जो हमने स्टार्ट में लिया कंपाउंड। और दूसरे क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, इंटायरली उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। ज़ाहिर है वो नया कंपाउंड है तो उसकी पहले से मौजूद जो कंपाउंड था उससे प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? डिफरेंट। तो ऐसे केमिकल चेंज ऐसे रिएक्शंस जिनमें ये ऐसे केमिकल चेंज हो, नया कंपाउंड बने, नई प्रोडक्ट बने, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ नई केमिकल कंपोजिशन हो, तो ऐसे केमिकल चेंज को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस के लिए केमिकल चेंज होना ज़रूरी है। फिज़िकल के साथ साथ केमिकली उन कंपाउंड्स का चेंज होना भी क्या है? ज़रूरी है। तो अब आपको केमिकल रिएक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब हम केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं तो केमिकल इक्वेशन में मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली थी आपको, वाटर की दी, और वो वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास की तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो गया। यहाँ पे हम दो चीज़ें हमें पता चलती हैं और वो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम जो कंपाउंड और सब्सटेंस लेते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, जिसकी केमिकल चेंजेस होंगी, उसको हम क्या नाम देंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से ही मतलब है रिएक्ट करने वाला। जिस केमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करेगा उसको हम नाम देंगे रिएक्टेंट का। डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। स्टार्ट में जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं जिनका हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, हम उनको रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। वाटर की एग्जांपल में देख लें तो हमने स्टार्ट में वाटर लिया था, तो वाटर हमारे पास यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट। वाटर ही रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाएगा, उनको हम नाम देंगे प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टेंट है वो है वाटर, और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स दो बनेगी, दो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद जो नई प्रोडक्ट्स बनेगी, नए सब्सटेंस बनेंगे, उनको हम प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन से है, ठीक है। प्रोडक्शन यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके, केमिकल रिएक्शन करके जो नया सब्सटेंस बनाएगी, नई सब कंपाउंड्स बनाएगी, उन न्यू कंपाउंड्स को हम प्रोडक्ट्स का नाम देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन में मेन चीज़ हमारे पास होती है एरो, ठीक है। एरो हम शो करते हैं, और एरो हमेशा शो करते हैं फ्रॉम रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट। एरो का जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है और उसकी जो टेल होती है फ्रॉम टुवर्ड्स होती है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट हमेशा हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट्स हमेशा हम राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट लिखने के बाद हम एरो रिप्रेजेंट करते हैं। वो एरो की डायरेक्शन होती है फ्रॉम रिएक्टेंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट एरो के बाद हम प्रोडक्ट्स मेंशन करते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और किसी भी केमिकल इक्वेशन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसको हम इस तरह फार्मूलाज और सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, जैसे वाटर है H2O, इट इज़ चेंज इनटू H2 गैस एंड O2, ये हमने कम्प्लीटली सिंबल्स की फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेशन लिखी है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनको हम इक्वेशंस सिंबल्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे वहाँ पे एरो शो किया जाता है, तो हम ऐसे कंप्लीट इस रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं, जिसमें हम केमिकल्स को इक्वेट करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एरो। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल की। कोल किसे कहते हैं? कोयला को, ठीक है। कोयला आप यूज़ करते हो अपने घरों में, ठीक है। आप लोग बारबेक्यू करते हो, यूज़ करते हो। इसके अलावा जो विलेजेस हैं, गांव हैं, उन एरियाज़ में जहाँ पे गैस नहीं मौजूद, नेचुरल गैस, ठीक है,
वहाँ पे कोयला यूज़ किया जाता है कुकिंग पर्पस में। कोयला का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कार्बन मौजूद होती है। तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें कोयले की तो हमें पता चलता है कि कोयला जो है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एलिमेंट्स। तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन के। कोल को बर्न किया जाए, बर्न क्या मतलब? जलाना। अगर हम कोयले को जलाएं, जलाने के लिए, बर्निंग के लिए एक कंडीशन हमारे पास होती है, वो है ऑक्सीजन का होना। अगर हवा की मौजूदगी में, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को जलाओगे तो वो जलेगी। जैसे कि वो कोयला है, वो गैस हो सकती है, वो पेट्रोल हो सकता है। दरख्त को आप जलाते हो, वो भी इसमें कार्बन होती है। तो ये बर्निंग तब तक नहीं होगी जब तक उस चीज़ को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, कोल, इसको हमने ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया। ऑक्सीजन जो है बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है O2। O2 का मतलब इसके अंदर 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम उसको 2 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन गैस है और कार्बन जो है कोयला वो सॉलिड है। ठीक है, जब हम इनको जलाते हैं तो ये आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे हमने स्टार्ट में जो लिए सब्सटेंस कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे पास क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ये जब आपस में केमिकली रिएक्शन करेंगी तो हमारी नई प्रोडक्ट बनेगी, उसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोयले को हवा की मौजूदगी में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप दरख्तों को भी जलाते हो तो उसमें से गैस निकलती है, और वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसका मतलब ये है, सेंटर में हमने कार्बन को रिप्रेजेंट किया और उसके दोनों तरफ होती है ऑक्सीजन। डाइऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन, ऐसी कार्बन जिसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच हो जाएं, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब हमने यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स थे और हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी है? एक ही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने इसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी C+O2 और एरोस लगाएंगे और हमारे पास नया जो प्रोडक्ट बना वो क्या है? CO2। ठीक है, इस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन को हम इक्वेशन का नाम देते हैं, जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सिंबल्स की फॉर्म में उनके फार्मूला की बेस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एरो रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज़ द बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन, आप लोग घरों में जो नेचुरल गैस यूज़ करते हो जिसे सुई गैस कहते हैं, ठीक है, आप लोगों के घरों में जो गैस आती है जो आप कुकिंग पर्पस में यूज़ कर रहे हो, उसमें मीथेन होती है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं, ये मॉलिक्यूल होता है मीथेन का। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हमारे घर में जो गैस आती है उसका केमिकल कंपाउंड कौन सा होता है? मीथेन होता है, एंड दैट हैज़ फार्मूला CH4, 1 कार्बन अटैच्ड विद 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो मीथेन होती है। ठीक है, ये सेंटर में कार्बन और उसके साइड पे 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये हमारे पास CH4 मीथेन गैस होती है। ठीक है, इसके साथ जब हम मीथेन गैस को बर्न करते हैं, जैसे कि कुकिंग पर्पस में गैस जलाते हो, चूल्हा जलाते हो, तो वो गैस जो मीथेन गैस होती है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो जलती है। तो जलने के बाद क्या बनता है? 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं। ठीक है, मीथेन गैस को जब भी हम हवा की मौजूदगी में जलाएंगे तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगी। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जिसमें कंपाउंड होगा उसमें हमेशा जब भी हवा की मौजूदगी में जिस एलिमेंट को जलाया जाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और साथ यहाँ पे देखें 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने हैं। वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट हम करते हैं, सेंटर में ऑक्सीजन और 2 साइड पे हम हाइड्रोजन एटम्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किए हैं, तो 2H2O बने। अगर हम इसको केमिकली इसकी इक्वेशन देख लें तो ये है हमारे पास CH4 + 2O2। यहाँ पे 2 का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए हैं और यहाँ पे एक हमने मीथेन का एक मॉलिक्यूल लिया है। तो जब हम इनको बर्न करेंगे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेगी, CO2 गैस और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देख लें तो यहाँ पे भी हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स 2 हैं। रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 हैं, मीथेन और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट्स हैं जिनको हम हमेशा लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं। लिखने के बाद हम एरो लगाएंगे और उसके बाद हम प्रोडक्ट मेंशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स भी 2 प्रोड्यूस हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वाटर। जिस तरह हमने वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास की तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिली, इसी तरह
वो हमें शो करता है कि हम जो वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम वाटर को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, हमारे पास 2 गैसेस होनी चाहिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। 2 हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए और 1 ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए। तो जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इक्वेशन में देखें 2H2 + O2, दे आर कन्वर्टेड इनटू 2H2O वाटर मॉलिक्यूल्स। H2 हाइड्रोजन गैस और 2 ऑक्सीजन गैस, ये केमिकली रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है। इसका मतलब वाटर हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 गैसेस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ये केमिकली आपस में रिएक्शन करेंगी तो नया जो है वो सब्सटेंस बनेगा, यानी इंटायरली वो डिफरेंट होगा इन दोनों से, पहले से मौजूद जो रिएक्टेंट्स हैं। तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज किसकी वजह से होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से। केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल चेंज होगा, न्यू प्रोडक्ट बनेगी, जिसकी केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होगी पहले से मौजूद कंपाउंड से और सब्सटेंस से, और उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। ऐसे रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं जिसमें केमिकल चेंज होता है, ठीक है। और हम इनको ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम इक्वेशंस के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा केमिकल रिएक्शन।